कभी सोचा है कि जब हम कोई दवाई लेते हैं तो डॉक्टर कैसे तय करते हैं कि इसे दिन में एक बार लेना है या 2 बार या हर 6 घंटे में? मतलब ऐसा क्यों है कि एक गोली का असर कुछ घंटों तक रहता है और फिर खत्म हो जाता है? ये सिर्फ अंदाजा तो नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई साइंस तो जरूर होगी। बिल्कुल, ये एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी सवाल है और इसका जवाब केमिस्ट्री की एक बहुत ही प्रैक्टिकल ब्रांच में छिपा है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ओके। आज की हमारी पड़ताल इसी से जुड़ी है। हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस के बारे में। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस सुनने में थोड़ा हैवी लग रहा है। मतलब इक्वेशंस का नाम आते ही थोड़ा डर लगने लगता है। लगता है, पर डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। असल में ये इक्वेशंस ही वो टूल हैं जो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन कितनी देर तक चलेगी। अच्छा। या किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर रिएक्टेंट यानी वो चीज जो रिएक्ट कर रही है उसकी मात्रा या कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा होगा। ओके। और यही समझ दवाओं से लेकर फूड प्रिजर्वेशन तक और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग तक हर चीज के लिए बेहद जरूरी है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कहा कि ये इक्वेशंस कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बारे में कुछ बताती हैं, लेकिन मैंने रेट लॉ के बारे में भी पढ़ा है। वो भी तो रिएक्शन की स्पीड के बारे में ही होता है। हाँ, तो ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं। क्या ये एक ही चीज को बताने के 2 अलग-अलग तरीके हैं या इनमें कोई बड़ा अंतर है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और यहीं से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू होता है। इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। इसे ऐसे समझिए, रेट लॉ एक कार के स्पीडोमीटर की तरह है। स्पीडोमीटर? हाँ, वो आपको बताता है कि अभी इस पल आपकी कार किस रफ्तार से चल रही है, जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बस एक स्नैपशॉट है। ओके, तो रेट लॉ बताता है अभी की स्पीड। एग्जैक्टली। लेकिन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन उस कार के जीपीएस नेविगेशन सिस्टम की तरह है। अच्छा, वो आपको सिर्फ अभी की स्पीड नहीं बताता, बल्कि पूरी जर्नी का हिसाब रखता है। वो आपको बता सकता है कि इस रफ्तार से चलते रहे तो 15 मिनट बाद आप कहाँ होंगे, या दिल्ली से जयपुर पहुंचने में आपको 4 घंटे लगेंगे। वाह, ये समय के साथ होने वाले बदलाव को प्रिडिक्ट करता है। ये तो बहुत क्लियर हो गया। स्पीडोमीटर वर्सेस जीपीएस। तो केमिकल रिएक्शंस में ये जीपीएस यानी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमें भविष्य बताने में कैसे मदद करता है? देखिए, जब कोई रिएक्शन शुरू होती है तो हमारे पास बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो आपस में टकराते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स खर्च होते जाते हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। मतलब भीड़ कम हो जाती है? हाँ, बिल्कुल। और जब भीड़ कम होती है तो मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराना भी कम हो जाता है। कम टकराव का मतलब है कि रिएक्शन की स्पीड भी समय के साथ धीमी हो जाती है। अच्छा। ज्यादातर रिएक्शंस शुरुआत में तेज होती हैं और फिर धीमी पड़ जाती हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इसी धीमी होती हुई स्पीड का पूरा हिसाब किताब रखती है। अच्छा, तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन एक सीधी लकीर में कम नहीं होता। मैं तो सोच रही थी कि अगर 100 मॉलिक्यूल से शुरू किया तो हर मिनट 10-10 कम होते जाएंगे और 10 मिनट में रिएक्शन खत्म। यही सबसे आम गलतफहमी है। ज्यादातर रिएक्शंस में कॉन्सेंट्रेशन एक सीधी रेखा में, मतलब लीनियरली कम नहीं होता। ओके। बल्कि ये शुरू में तेजी से घटता है और फिर धीरे धीरे एक ढलान वाले कर्व की तरह। इस तरह की गिरावट को हम एक्सपोनेंशियल गिरावट कहते हैं। और ये कर्व कैसा दिखेगा, ये रिएक्शन के ऑर्डर पर डिपेंड करता है। और अगर इसे एग्जाम के लिए ठीक से डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस रिलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू टाइम। ठीक है, ये कर्व वाली बात थोड़ी मुश्किल लग रही है। इसे समझने का कोई और आसान तरीका, कोई एनालॉजी? बिल्कुल, इसके लिए सबसे अच्छी एनालॉजी है एक बाथटब से पानी निकलने की प्रक्रिया। सोचिए, एक बाथटब पानी से भरा हुआ है और आपने उसका ड्रेन खोल दिया। रेट लॉ ये बताने जैसा है कि ड्रेन खोलते ही अभी पानी 5 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से निकल रहा है। ये उस पल की स्पीड है। राइट। लेकिन इंटीग्रेटेड इक्वेशन ये बताने जैसा है कि इस ड्रेन के साइज और पानी के प्रेशर के हिसाब से 8 मिनट बाद टंकी आधी खाली हो जाएगी और 16 मिनट बाद लगभग पूरी। ये पूरी प्रक्रिया का प्रेडिक्शन है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जैसे जैसे पानी का लेवल कम होगा, पानी का दबाव भी कम होगा, तो पानी के निकलने की रफ्तार भी धीमी हो जाएगी। शुरू में तेज, बाद में धीरे धीरे। राइट, परफेक्ट, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सिग्नेचर बिहेवियर है। अच्छा। लेकिन जरा सोचिए,
अगर पानी को ड्रेन से निकालने के बजाय हम एक पंप का इस्तेमाल करें जो हर मिनट ठीक 2 लीटर पानी ही बाहर निकालता है, चाहे बाथरूम में पानी का लेवल कुछ भी हो, तब तो पानी का लेवल हर मिनट बराबर मात्रा में कम होगा, एक सीधी रेखा में, एक कांस्टेंट स्पीड से। एग्जैक्टली। और यही होती है एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसकी रफ्तार रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, वो कांस्टेंट रहती है। अच्छा। तो अब आप देख सकते हैं कुछ रिएक्शंस धीमी होती जाती हैं और कुछ एक स्थिर रफ्तार से चलती हैं। तो इसका मतलब कुछ रिएक्शंस एक स्थिर रफ्तार से चलती हैं और कुछ धीमी हो जाती हैं। ये जानना इतना जरूरी क्यों है? हम इस जानकारी का करते क्या है? इसके बिना हम मॉडर्न साइंस की बहुत सी चीजें कर ही नहीं सकते थे। हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एक किसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में एक खास प्रोडक्ट बनाने में कितना समय लगेगा। ओके। 2, खाने पीने की चीजें शेल्फ पर कितनी देर तक खराब नहीं होंगी, यानी उनकी शेल्फ लाइफ क्या है। राइट। और सबसे जरूरी, जो हमारा शुरुआती सवाल था, किसी दवा का हाफ लाइफ क्या है, यानी वो शरीर में कितनी देर असरदार रहेगी। ये इक्वेशंस रेट लॉ को टाइम के फैक्टर के साथ इंटीग्रेट करके ही बनाई गई थी, ताकि केमिस्ट्री को प्रिडिक्टिव बनाया जा सके, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नहीं। चलिए अब इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो एक कांस्टेंट स्पीड से चलती है, इसका कोई अच्छा सा उदाहरण है? हाँ, इसका एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है शराब का शरीर में मेटाबोलाइज होना। हमारा लिवर एक एंजाइम की मदद से शराब को प्रोसेस करता है। ओके। लेकिन लिवर की क्षमता सीमित है। वो 1 घंटे में एक निश्चित मात्रा में ही शराब को प्रोसेस कर सकता है, चाहे खून में उसकी मात्रा कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। अच्छा। ये बिल्कुल उस पंप की तरह है जो हर घंटे बराबर पानी निकालता है। रफ्तार कांस्टेंट रहती है। अरे वाह, तो ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन हुई। हाँ। और फर्स्ट ऑर्डर का जो शुरू में तेज और फिर धीमी हो जाती है? इसका एक उदाहरण आप घर पर भी देख सकते हैं। एक ग्लास पानी में नील या स्याही की कुछ बूंदें डालिए और फिर उसमें थोड़ा सा ब्लीच मिला दीजिए। ठीक है। आप देखेंगे कि घोल का नीला रंग शुरू में बहुत तेजी से हल्का होता है और फिर धीरे धीरे और धीरे। हाँ, ऐसा होता है। रंग का हल्का होना एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जैसे जैसे डाई के मॉलिक्यूल्स कम होते जाते हैं, ब्लीच के साथ उनके रिएक्ट करने की रफ्तार भी कम हो जाती है। और अब आते हैं सबसे जरूरी एग्जाम्पल पर, दवाइयाँ, द हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग। ये कैसे काम करता है? ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस का शायद सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। जब आप कोई दवा लेते हैं तो हमारा शरीर उसे मेटाबोलाइज करके बाहर निकालता है और खून में दवा का कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के हिसाब से कम होता है। मतलब शुरू में तेज, फिर धीरे धीरे? बिल्कुल। इसे नंबर के साथ समझते हैं। हाँ प्लीज। जरूर। मान लीजिए आपने दर्द की एक 500 mg की गोली खाई और उस दवा का हाफ लाइफ यानी अर्धायु 6 घंटे है। ठीक है। हाफ लाइफ का मतलब है वो समय जिसमें दवा की मात्रा आधी रह जाती है। आधी, ओके। तो 6 घंटे बाद आपके खून में 500 mg का आधा यानी 250 mg दवा बचेगी। अच्छा। अगले 6 घंटे बाद 250 mg का आधा यानी 125 mg बचेगी। हाँ। और उसके अगले 6 घंटे बाद 125 mg का आधा यानी 62.5 mg बचेगी। डॉक्टर्स इसी हाफ लाइफ के आधार पर डोज का समय तय करते हैं ताकि दवा का लेवल शरीर में एक असरदार रेंज में बना रहे। 1 मिनट, यहाँ एक बात मेरे लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। हाँ। आप कह रहे हैं कि 500 mg से 250 mg होने में 6 घंटे लगे। हाँ। पर अगर किसी ने 1000 mg की गोली खाई हो तो उसे 500 mg तक आने में तो ज्यादा समय लगना चाहिए, मतलब ज्यादा दवा को शरीर से निकलने में ज्यादा टाइम लगना चाहिए। ये सवाल बहुत लॉजिकल है और यहीं पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का सबसे हैरान करने वाला और सबसे जरूरी सीक्रेट छुपा है। बट एक्चुअली फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस द हाफ लाइफ इज कांस्टेंट। क्या? वो स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। सीरियसली? हाँ, 500 mg को 250 mg यानी आधा होने में 6 घंटे लगेंगे और 1000 mg को 500 mg यानी आधा होने में भी 6 घंटे ही लगेंगे। वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो काउंटर इंट्यूटिव है। हाँ है, पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाफ लाइफ सिर्फ रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के पर डिपेंड करता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर नहीं। अच्छा। के एक तरह से रिएक्शन की अपनी जाती स्पीड को दिखाता है। ये एक साधारण सा नियम लगता है, पर आधुनिक दवा उद्योग की नींव इसी पर रखी है। वाह। अगर हाफ लाइफ शुरुआती डोज पर निर्भर करता तो हर मरीज के लिए हर डोज की गणना करना लगभग असंभव हो जाता। ये स्थिरता ही है जो दवाओं को सुरक्षित और असरदार बनाती है। ये तो सच में एक वाव मूवमेंट है। एक छोटा सा साइंटिफिक रूल और उस पर पूरी मॉडर्न मेडिसिन टिकी हुई है। बिल्कुल। अच्छा,
तो जब साइंटिस्ट लैब में कोई नई रिएक्शन स्टडी करते हैं तो उन्हें कैसे पता चलता है कि वो 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है या कुछ और? बहुत अच्छा सवाल। वो ये काम ग्राफ बनाकर करते हैं। वो अलग अलग टाइम पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करते हैं और फिर 3 अलग अलग ग्राफ बनाते हैं। 3 ग्राफ, हाँ। पहला ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन A वर्सेस टाइम T। दूसरा ग्राफ नेचुरल लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यानी ln-A वर्सेस टाइम T। और तीसरा ग्राफ 1/A वर्सेस टाइम T। ओके। इन तीनों में से जो भी ग्राफ एक सीधी रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन देता है वही रिएक्शन का ऑर्डर बता देता है। कैसे? ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस के स्ट्रक्चर की वजह से होता है। अगर A वर्सेस टाइम का ग्राफ सीधी रेखा है तो रिएक्शन 0 ऑर्डर है। ठीक है। अगर ln-A वर्सेस टाइम का ग्राफ सीधी रेखा है तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। और अगर 1/A वर्सेस टाइम का ग्राफ सीधी रेखा है तो रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है। ओके। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन है ln-A = -kT + ln-A0। डरिए मत, ये बस स्कूल में पढ़े y = mx + c जैसा ही है। अच्छा, y = mx + c। हाँ, यहाँ ln-A हमारा y है, t समय हमारा x है और -k नेगेटिव रेट कांस्टेंट हमारा स्लोप m है। इसीलिए जब हम ln-A और t का ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक सीधी रेखा मिलती है। तो असल में साइंटिस्ट डेटा प्लॉट करके देखते हैं कि कौन सी प्लॉटिंग सीधी रेखा दे रही है और उससे ऑर्डर पता चल जाता है। एग्जैक्टली। और रेट कांस्टेंट k के बारे में क्या? उसकी यूनिट्स भी कुछ बताती हैं? बिल्कुल। k की यूनिट्स ऑर्डर पहचानने का एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है। 0 ऑर्डर के लिए k की यूनिट होती है ms, मोलारिटी पर सेकेंड। ms। फर्स्ट ऑर्डर के लिए s-1 पर सेकेंड। ओके। और सेकेंड ऑर्डर के लिए m-1 s-1 पर मोलर पर सेकेंड। एग्जाम में कई बार सिर्फ k की वैल्यू और यूनिट देकर ऑर्डर पूछ लिया जाता है। ओके, तो इस पूरी बातचीत को संक्षेप में समझते हैं ताकि सब कुछ याद रहे। जरूर। 4 मुख्य बातें याद रखें। 1. कोर आइडिया। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का रिश्ता बताती हैं। ये रेट लॉ से अलग है क्योंकि ये हमें भविष्य का कॉन्सेंट्रेशन प्रिडिक्ट करने में मदद करती हैं, जैसे जीपीएस हमारी जर्नी प्रिडिक्ट करता है। ठीक है। 2. बेस्ट एनालॉजी। ड्रेनिंग बाथटब। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उस बाथटब की तरह है जिसमें पानी का बहाव लेवल कम होने के साथ धीमा हो जाता है, और 0 ऑर्डर उस पंप की तरह है। बिल्कुल। 3. की एग्जाम्पल एंड इनसाइट। दवाओं का हाफ लाइफ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का हाफ लाइफ कांस्टेंट होता है, चाहे इनिशियल डोज कुछ भी हो। यही वो रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है जो मॉडर्न मेडिसिन को प्रिडिक्टेबल और सेफ बनाता है। राइट। और 4. हाउ साइंटिस्ट्स नो। किसी रिएक्शन का ऑर्डर पता करने के लिए साइंटिस्ट्स डेटा को 3 तरीकों से प्लॉट करते हैं: A वर्सेस T, ln-A vs T और 1A वर्सेस T। जो भी सीधी रेखा दे वही उसका ऑर्डर है। सोचने वाले अंदाज में, दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस जैसे रेडियोएक्टिव डीके या दवा का शरीर से निकलना हर हाफ लाइफ में आधा ही होता है, तो उसका मतलब है कि 500 mg से 250 mg होने में 6 घंटे लगे, फिर 250 से 125 mg होने में 6 घंटे लगे, और ऐसे ही आगे। तो क्या वो सब्सटेंस कभी भी पूरी तरह से एब्सोल्युटली 0 तक खत्म होगा? क्योंकि हर बार तो कुछ आधा बच ही जाएगा।